नमस्कार। कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम पहले बात कर पार्ट 1 पढ़े ना, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हमने देखा कि मिंडल थे और मिंडल अपना प्रयोग करते हैं। 7 साल तक मिंडल अपना प्रयोग करते हैं मटर के पौधे में। और जब मेंडल जो है अपना प्रयोग लोगों को बताते हैं तो लोग उसको मानते नहीं हैं। फिर मेंडल कुछ दिन बाद अपना मर जाते हैं क्योंकि एज भी हो चुकी थी, मर गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1900 में, है ना, 19 से 20 साल बाद उनका जो प्रयोग था, मेंडल की जो डिस्कवरी थी, उसको रीडिस्कवर किया 3 वैज्ञानिक ने। डिवरीज थे और उनके 2 सहयोगी थे। वो जब रीडिस्कवर करते हैं तब वो लोगों को बताते हैं कि भैया मेंडल जो खोज के गए थे ना, वो बहुत बड़ी खोज थी। और उन्हीं खोजों के आधार पर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा गया। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। यदि बोला जाए कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपका जवाब होगा कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सही बोल रहे हो, बेटसन, डब्ल्यू बेटसन ने। समझ आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? कुछ अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कि सब हवा में उड़ रहा है ना? तो अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मेंडल जो है वो चर्च में एक जो है पादरी थे, है ना? तो जो मेंडल चर्च में जो पादरी थे तो उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? और भी पौधे थे, उनको चुन लेना चाहिए था। तो उसका जवाब है कि मटर एक वर्षीय होता है, इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, इस मटर में परागण और स्वपरागण दोनों कराया जा सकता है। ठीक है, परागण और स्वपरागण, समझ रहे हो? स्वपरागण, पर परागण दोनों कराया जा सकता है। पॉलिनेशन के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। अब एक क्वेश्चन यहां से और भी बनता है कि बताइए मटर के 7 लक्षण वाले पौधे बताइए, मटर ने कितने लक्षण वाले पौधे पर अपना प्रयोग किया? क्वेश्चन आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर? यही होगा ना? और कुछ होगा? है और कुछ होने वाला है क्या? यही होगा ना। 7 लक्षण वाले पौधे पर मेंडल अपना प्रयोग करते हैं। देखो यहां से हमें एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है, एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आज आप कुछ भी करते हैं ना, थोड़ा सा भी काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हार जाएंगे, थक जाएंगे, मतलब बिल्कुल बैठ जाएंगे, उदास हो जाएंगे। 10th में आपके परसेंटेज कम हो गए, 11th में आप फेल हो गए थे एक बार, 12th में फिर आपके परसेंटेज अगर कम हो गए तो लगता है जिंदगी खत्म। लेकिन सोचो, एक बड़ी बड़ी खोज करने के बाद भी उनको सम्मान नहीं दिया गया। ये है हमारे मेंडल चाचा, और आज ये पूजनीय है, लेकिन जब तक ये जिंदा थे तब तक इनकी कोई इज्जत नहीं थी। ठीक है, तो लोग ना आपसे बहुत बड़े लेवल में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल में। आप जैसे एक हॉलीवुड के जो है उनका नाम जानते होंगे, टॉम क्रूज का। देखें उनकी जो एक्टिंग है, भाई साहब उनकी जो बॉडी है, मतलब वो बड़े बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और जैसे मेंडल, बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने खोज किया, बहुत बड़े लेवल पे काम किया, लेकिन इनको कुछ मिला ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो है हम रिजल्ट का जो चिंता करते हैं ना, रिजल्ट हम सोचते हैं कि रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो रिलैक्स, कूल डाउन। आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भाई मैं सही कर रहा हूं, बस। ठीक है, अब अगर मेंडल को इज्जत नहीं मिली होती, मेंडल अपनी जो है खोज को एक पत्रिका में नहीं प्रकाशित किए होते, मेंडल वो हो गए होते, अरे फालतू का मैं भी खोज कर दे, जला दूं, जला देते, तो आज क्या मेंडल का नाम हम लोग पढ़ रहे होते? नहीं। आज हम लोग ह्यूगो डी व्रीज और उनके 2 सहयोगियों का नाम पढ़ रहे होते,
है ना। तो कभी भी आप जीवन में देखो, कभी भी जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे, कहीं भी कभी भी जब आप काम करोगे ना, तो तनिक भी उदास और हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट रूप से आपको कब मिल जाए वो आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि 7 साल इन्होंने अपना जीवन का समय, पैसा, एनर्जी सब कुछ लगा दिया, 1 रुपया नहीं कमाया 7 साल तक अपने प्रयोग से, और जीते जी भी रुपया नहीं कमाया, लेकिन मरने के बाद इनको नोबेल पुरस्कार मिला। है ना। तो कभी भी यार हारना नहीं, बस डटे रहो, लगे रहो, बस करते रहो करते रहो करते रहो, और जो काम कर रहे हो उसी में आनंद लेते रहो, उसी में एंजॉय करते रहो। ठीक है, चलो देखो कि जैसे मेंडल के हैं जो 7 लक्षण वाले पौधे, पहला पौधा है, इसमें है सब मटर के पौधे हैं। ठीक है, किसके? मटर के। क्या आपको पता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यदि आपको पता है, बिल्कुल आपको पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, चलिए सबसे पहला आता है तना की ऊंचाई। ठीक है, जो मटर का पौधा होता है, जो उसका तना होता है, उसकी ऊंचाई की बात करेंगे। तो देखो मेंडल ने 2 लक्षणों के बारे में बताया, एक है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव। क्या है? एक है डोमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी, और दूसरा है रिसेसिव, अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी मतलब जो अपना प्रभाव दिखाता है F1 पीढ़ी में। तो जब तने की ऊंचाई है तो सबसे पहले प्रभावी लक्षण तने का क्या होगा? वो होगा लंबा। ठीक है, तना कैसा होगा? लंबा होगा। और इसका अप्रभावी लक्षण होगा बौना। ठीक है, तो तने की ऊंचाई में प्रभावी लक्षण क्या है? लंबा है, और तने की ऊंचाई में अप्रभावी लक्षण क्या है? बौना है। यानी कि अगर तने के हिसाब से मटर के पौधे को देखा जाए तो हमको 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, एक तो लंबा होगा, दूसरा बौना होगा। ठीक है, कैसा होगा? ये देखो, एक हमको ये लंबा पौधा दिखा, और ये देखो एक हमको ये बौना पौधा दिखा। ठीक है, बस यही 2 पौधे प्राप्त होते हैं। सेकंड आओ, बीज का आकार। मटर का जो बीज मिलता है, बीज, ठीक है, क्या मिलता है? बीज। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, मटर लाते हैं, ठीक है, फिर इसके अंदर ये बीज रहते हैं। तो ये देखो, ये सभी बीज कैसे हैं? बीज के आकार का भी प्रभावी लक्षण है और प्रभावी है। तो क्या होता है कि मटर हम लाते हैं तो उसमें से कुछ बीज बहुत अच्छे होते हैं, और हमारी मम्मी, है ना, और अगर किसी की शादी हो गई हो तो उसकी वाइफ देख करके खुश हो जाती है कि ओ कितनी अच्छी मटर लाए तुमने। ठीक है, अब फिर वो छीलना शुरू करती है, और उसको बीच में एक खराब मटर मिलती है। वो खराब मटर कैसी थी? वो ऐसी थी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सड़ गई थी, ऐसी थी। उसके अंदर बीज पता है कैसे थे? उसके अंदर बीज ऐसे थे। कैसे थे? बिल्कुल खराब खराब थे। ये देखो, दो जो बीज का आकार है, मटर के बीज का आकार पहला तो होगा गोल, गोल गोल मटर थी, उसने सब्जी बनाया, और आप लोग मिलके, मतलब आप सभी लोग क्यों खाएंगे उसका, वो खाया, है ना। हाँ बिल्कुल, शुरू हो गए खाने के लिए, मारे तमाचा ना, गाड़ जाओगे खाना। देखो, तो प्रभावी लक्षण क्या है? गोल है, इसका राउंड है। कैसा है? राउंड है। चाचा समझ में आ रहा है तुम्हें? और तुम्हें? हाँ, इन दोनों भूतों को इसलिए बैठाया गया है क्योंकि ये दोनों लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं एक चीज ये समझता हूं कि अगर ये दोनों समझ गए, है ना, गोरे और कल्लू, कौन है? इधर गोरे बैठा है, इधर कल्लू बैठा है, अगर गोरे और कल्लू दोनों समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग भी समझ गए हैं, है ना। क्यों गोरे? सही बात है ना। हाँ चलो देखो, तो क्या है कि बीज के आकार में एक प्रभावी लक्षण है और दूसरा अप्रभावी लक्षण है। पहला लक्षण गोल है और दूसरा अप्रभावी क्या है? झुर्रीदार। जो झुर्रीदार थी तो उसको सुनाई गया तो कैसे मटर ले आए, देख ले, तो खराब खराब मटर नहीं गई, इसको भगा गया, तो भगाने गया। तो एक गोल था, एक झुर्रीदार था। ठीक है, अब देखो मटर का रंग देखा गया। कैसा? मटर का रंग देखा गया। ठीक है, आप मटर 2 प्रकार की देखे हो, एक पीली और एक हरी। बताओ, जो चाट खाने जाते हो, चाट में जो मटर डालते हैं, कैसी मटर होती है? बताओ, जो पनीर के दुकान में लेने जाते हो वो कैसी मटर होती है? बताओ भैया, है। देखो, तो जो बीज का रंग है, मटर के बीज का जो रंग है, वो जो प्रभावी लक्षण है वो है पीला।
ठीक है, पीला, पीला प्रभावी है, डोमिनेंट है, और जो हरा है ना वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, कैसा है, अप्रभावी लक्षण। फिर आओ चौथे, फली का आकार, जो फली बनती है, मटर की जो फली बनती है, मटर की फली, ठीक है, ये, ठीक है, ये मटर की फली का आकार कैसा हुआ, तो एक प्रभावी लक्षण जो हुआ वो फूला हुआ, और दूसरा अप्रभावी लक्षण हुआ, ये फली है इसकी मटर की, है ना, ये अप्रभावी है तो ये सिकुड़ा हुआ। ठीक है, तो फली का आकार या तो फूला होगा या फिर सिकुड़ा होगा। फिर देखो फली का रंग, देखो फली का रंग कैसा है, तो एक तो फली का रंग हरा होगा, ये वाले बढ़िया जो प्रभावी लक्षण है हरा होगा, और दूसरा कैसा होगा, पीला होगा, अप्रभावी लक्षण पीला। ठीक है, फिर छठा देखो फूल का रंग। ठीक है, मटर में जो फूल निकलता है, सबसे पहले फूल निकलेगा तभी तो फली बनेगा, है ना, फूल निकलेगा फली बनेगा, फली बन के बीज बनेगा, लेकिन तना सबसे पहले निकलेगा, है ना, फूल फली फिर बीज। ठीक है, तो फूल का रंग सबसे पहले कैसा होगा, तो आप लोग देखे होंगे बैगनी, ठीक है, और सफेद। कुछ मटर के पौधों का रंग बैगनी होता है और कुछ मटर के पौधों का रंग सफेद होता है। तो जो बैगनी रंग होता है वो डोमिनेंट होता है, वो प्रभावी होता है, और जो सफेद होता है वो अप्रभावी होता है। बताओ इसमें बताने वाली क्या बात है यार, किताब में लिखा था पूरा पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन कमेंट ही आएंगे कि हमें समझ नहीं आता है। क्यों कल्लू, सही है ना, हाँ, बोल भी दिया करो कभी कभी तुम, है मुंडे हिला ऐसे से कर रहे हो बिल्कुल जंगली की तरह। देखो फूल की स्थिति, किसकी, फूल की स्थिति, फूल कहाँ से निकल रहा है, देखो एक जैसे मटर का पौधा ये आया तो फूल यहीं से निकलने लगा, बस यहीं पे जितने फूल निकलने थे निकले। ठीक है ना, और एक मटर का पौधा ये गया, फूल यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से, और यहां से भी निकला, ये फूल निकल रहे हैं। ठीक है, तो फूल की स्थिति में प्रभावी लक्षण है कच्छस्थ। ठीक है, कच्छस्थ, ये देखो कच्छ से निकल रहे हैं, है ना, और अप्रभावी लक्षण है इसका अग्रस्त। ठीक है, अग्रस्त, खाली एक पौधा है उसके फूल सिर्फ आगे वाले भाग से ही निकल रहे हैं, वो हुआ अग्रस्त। ठीक है, तो मटर के पौधे के 7 लक्षण थे, सबसे पहले तना की ऊंचाई, दूसरा फूल का रंग और फूल का आकार, तीसरा फली का रंग, फली का आकार, और चौथा बीज का रंग और बीज का आकार। मतलब चौथा मतलब वो समझ लेना, ठीक है, हाँ नंबरिंग गलत कर दिया मैं, समझ गए ना, बताओ। तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहो नहीं करो, इसको नोट डाउन, ठीक है, चलो। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल प्रयोग करते हैं, तो मेंडल हमें पता है कि मेंडल 2 प्रयोग करते हैं, एक है एक जीन की वंशागति। ठीक है, मेंडल के 2 प्रयोग थे, एक था एक जीन की वंशागति और दूसरा था द्विजीन की वंशागति, है ना, जिसको हमने बोला एक संकर संकरण। एक जीन की वंशागति में एक संकर संकरण होता है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता है, सिर्फ एक जोड़ी लक्षण, ठीक है, कितना, सिर्फ एक जोड़ी लक्षण के विपरीत लक्षण वाले जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है, सिर्फ एक जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है बस। ठीक है, ये मोनो हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक संकर संकरण होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक संकर संकरण में मेंडल क्या करते हैं, तो मेंडल ने वंशागत के लिए, किसके, वंशागत, समझ रहे हो, इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल ने वंशागत के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे
तथा मटर के बौने पौधे के बीच में संकरण कराया। ठीक है, क्या किया? तो मेंडल ने वंशागत के लिए एक प्रयोग के लिए मेंडल ने वंशागत के प्रयोग के लिए एक लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया। ठीक है, तो मेंडल क्या किए? लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया। ठीक है, तो मेंडल पाते हैं कि कराया, तो मेंडल ने पाया कि, अभी संकरण भी कराऊंगा, पाया कि F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। यार देखे मेंडल कि एक लंबा था, देखो अब क्रॉस करवाते हैं, यहां पे एक लंबा पौधा था। क्या था? लंबा। लंबे को हम किस उसमें शो करते हैं? कौन से कारक होते हैं लंबे के लिए? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, कारक देखो, फैक्टर। मेंडल बोल रहे थे उस समय कारक, फैक्टर, जीन को। ठीक है, और फिर बाद में जब जॉहन्सन ने खोज कर दी जीन की, तो लोग उसी को जीन बोलने लगे। तो कारक और जीन में कंफ्यूज मत होना कि भैया क्या बोल दिए आप। ठीक है, तो मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। ठीक है, कैपिटल टी और बौने का क्या होगा? तो वो होगा स्मॉल टी, लिख रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो क्या था कि कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी लिया। अब ये पता है कारक हमारे अलग अलग होंगे, है ना? एक समान लक्षण के कारक क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये कारकों को अलग किया, कैपिटल टी, फिर इधर अलग किया स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फिर इनको आपस में मिलाया, जैसे कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिलाया तो क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये लंबा पौधा था, ये देखो ये बौना पौधा था, बस। ठीक है, फिर इससे इसको मिलाया, क्या निकला? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी से इन दोनों को मिलाया, क्या निकला? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या थे? तो ये पौधे थे सभी लंबे, है ना? कैसे पौधे प्राप्त हुए? तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये कौन सी पीढ़ी है? तो ये है F1 पीढ़ी, है ना? ये फर्स्ट जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया था दो लक्षण, एक था प्रभावी, एक था अप्रभावी। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण कौन सा है? बताइए, यहां पे प्रभावी लक्षण कौन सा है? तो आपने बोला भैया लंबा है, और मैंने बोला बताओ अप्रभावी कौन सा है? आपने बोला भैया बौना है। तो यहां पर कौन सा लक्षण प्राप्त हो रहा है? प्रभावी, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी उसके साथ है ना? तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे। ये क्या है? ये है इसका फिनोटाइप। ये क्या है? तो याद रखना, ये है इसका फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या मतलब? हमने बाहर से देख करके बता दिया। तो मेंडल जब अपना प्रयोग किए तो उस समय जीन के अंदर जाकर के वो खोज नहीं कर पा रहे थे। तो मेंडल बाहर से देखे कि यार मैं एक तो लंबा पौधा लिया, एक बौना लिया, उनको आपस में क्रॉस करवाया, तो जो सभी बचवा पैदा हुए थे वो सभी कैसे थे? तो वो सभी लंबे हुए यार। मेंडल चौंक गए कि यार बौना वाला कहाँ चला गया। तो मेंडल को आइडिया आया कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो मेंडल फिनोटाइप में लिख दिए कि हमको F1 पीढ़ी में सभी
लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे? लंबे। अगर इसी का आपसे बोला जाए जीनोटाइप निकालो, ठीक है, जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप मतलब क्या होता है कि किसी पौधे की बाह्य आकृति को देख करके आपको बताना। तो मेंडल बाह्य आकृति, पौधा लंबा था देख करके बता दिया भैया सभी लंबे थे। लेकिन अब उस लंबे के जीन को देखो कि लंबा वाला जो जीन है कैपिटल टी, क्या वो समयुग्मजी है, क्या वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। तो जब जीन के अंदर जाकर के देखा तो पता चला कि ये सभी लंबे हैं लेकिन ये सभी अशुद्ध हैं, यानी कि ये संकर लंबे हैं, यानी कि इनमें बौने का भी गुण है। तो मेंडल का सर बिल्कुल झन्ना गया। अब मेंडल सोच में पड़ गए कि यार लंबे और बौने को कराया गया तो केवल लंबा प्राप्त हुआ। फिर मेंडल गए अपने घर, है ना, थोड़ा सा चाय समोसा और नीम की चटनी वगैरह खाएं, नीम की पत्ती की चटनी। फिर आए, देखने लगे इधर ही ऐसे ही, यार ये सभी लंबे मटर पौधे प्राप्त हो गए। अब तो मेंडल को आइडिया आया कि यार ये जो पौधे मुझे प्राप्त हुए हैं, अगर इसी पौधे, यही लंबे पौधे और ये लंबे पौधे, समझ रहे हो, इन दोनों लंबे पौधे को यदि आपस में मैं क्रॉस करवा दूं, आपस में इसका परागण करवा दूं, तो मेंडल खुराफाती दिमाग के थे ही। तो मेंडल जो F1 पीढ़ी से प्राप्त जनरेशन थी उसका आपस में स्वपरागण करा दिया। ठीक है, मेंडल क्या किए? तो मेंडल देखो, मेंडल F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को, किसको? तो प्राप्त संतति का आपस में स्वपरागण करा दिया। ठीक है, उसका आपस में ही स्वपरागण करा दिया। तो देखो जैसे हम ले लेते हैं नर, ये है मादा। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लक्षण कैसे हैं? तो ये है हमारे लंबे पौधे। ठीक है, कारक थे, अब ये अलग अलग हुए, युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये बने कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो इनको मैच कराओ, इससे इस कैपिटल टी से इन दोनों कैपिटल टी को, एक कैपिटल एक स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, यानी कि ये पौधा कैसा था देखो, तो ये पौधा था लंबा, मेंडल के समय में जीनोटाइप नहीं निकल रहा था। ठीक है, तो ये कैपिटल टी, फिर इससे मिलाओ इसको स्मॉल टी। ठीक है, ये कैसा आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कैसा आया? स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आ गया। यानी कि देखो ये लंबा पौधा है ना, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये बौना पौधा है। तो जब क्या हुआ कि मेंडल ने वंशागत के प्रयोग के लिए लंबे तथा बौने पौधे के बीच, लंबे और बौने पौधे के बीच आपस में क्रॉस करवाए, है ना, लंबे और बौने पौधे के बीच आपस में क्रॉस करवाएं, तो F1 पीढ़ी में उन्हें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में मेंडल स्वपरागण कराते हैं तो मेंडल आश्चर्य में पड़ जाते हैं, है ना। मेंडल देखें कि मिरेकल हो गया, है ना, मेंडल देखें कि बिल्कुल जादू हो गया, है ना, चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। कैसे? कि यार यहां तो सभी लंबे लंबे पौधे थे, लंबे लंबे पौधे का जब मैं क्रॉस करवा दिया तो एक बौना पौधा भी मिल गया। ये देखो ये बौना, बौना कौन सा मिल गया? तो बौना पौधा भी मिल गया। तो मेंडल इसका फिनोटाइप देते हैं, क्या देते हैं? फिनोटाइप। अगर 100% ये सभी पौधे होंगे 100%, तो 100 का आधा करो, 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग हैं, उनको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25%। ये 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, टोटल 100। ठीक है, तो इसमें से हमें 75% लंबे पौधे मिले और 25% हमें बौने पौधे मिल गए। तो मेंडल का दिमाग बिल्कुल चकरा गया। अब मेंडल अपना नियम दे दिए,
मेंडल ने अपना प्रथम नियम दिया, हेडिंग डालो और लिखो प्रभाविता का नियम। कल मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर मेंडल अपना नियम देते हैं प्रभाविता का नियम, और जो ये वाला यहां से इतना नियम है, ये मेंडल का प्रथम नियम है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। इसमें लिख लो आप कि यदि कारक, ठीक है, यानी कि जीन जोड़े के दो सदस्य असमान हो, ठीक है, यदि कारक जोड़े के दो सदस्य, पहला सदस्य और दूसरा सदस्य असमान हो, ठीक है, ये असमान है, पहला लंबा है दूसरा बौना है, अगर लंबा और लंबा के साथ कराते तो ये दोनों समान होते, ठीक है। यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, इनमें से एक कारक, ठीक है, एक जीन दूसरे जीन पर प्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावी, डोमिनेंट हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है, ठीक है। अब उदाहरण लिखो। उदाहरण में आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि मेंडल एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराते हैं, तो मेंडल को F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हुए भी अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है। यह है मेंडल का प्रथम नियम। और फिर इसको आपको किरण आरेख बना देना है, नीचे लिख देना है, बस। अगर तुम इतना खुरपेश करके, है ना, इतना तुम जुगाड़ करके लिखोगे, ठीक है, जैसे मैं बताया ऐसे ही लिखोगे, इसका आरेख बनाओगे, 2 पेज हो जाएगा। और 2 पेज मतलब आपकी कॉपी में नहीं, 2 पेज एग्जाम वाली कॉपी में। एग्जाम वाली कॉपी में 2 पेज लिखा है ना, तो चचा एग्जामिनर बोलेगा ये चचवा कहाँ से पढ़ के आया, बुला इसको, बुला कहाँ से पढ़ के आया ये, ठीक है। तुमको बुला लेगा गोल्ड मेडल देने के लिए, मेडल लगा के मारेगा ठप्पा खम, है ना। चलो, तो ये था मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता, समझ गए। प्रभाविता नाम से ही भैया आ रहा है, प्रभाविता, है ना। लक्षण पहले F1 पीढ़ी में क्या होता है? प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है ना, तो ये प्रभाविता। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब पृथक करना, अलग अलग करना, है ना, पृथक्करण का नियम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, है ना। किसका नियम? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। पृथक्करण, लक्षण पृथक हो रहे हैं तो पृथक्करण का नियम हेडिंग डालो और इसमें लिखो कि युग्मकों के निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय? युग्मक के निर्माण के समय कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसके? कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग होते हैं और इनमें से केवल एक ही, कितना? तो इनमें से केवल एक ही कारक युग्म में पहुंचता है, इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। समझ नहीं आया ना? समझ नहीं आया ना? इसमें से केवल एक ही कारक आगे युग्म में पहुंचता है, इसे युग्मकों को शुद्धता का नियम कहते हैं। इसको सिर्फ लिख लो, फिर देखो अब सब समझाता हूं। मेंडल उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो कि मेंडल F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण करा दिए। कितना? स्वपरागण। और स्वपरागण कराने के बाद जब उनको F2 पीढ़ी, ये कौन सी जनरेशन है? तो ये है F2 पीढ़ी, है ना, F2 जनरेशन। तो जब F2 पीढ़ी में मेंडल को जो संतानें प्राप्त हुई, उनमें से 75% लंबे पौधे प्राप्त हुए और 25% बौने पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। अगर 4 का अनुपात लोगे तो 3:1, ठीक है, कि मेंडल जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का आपस में स्वपरागण, ये क्या है? तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, स्वपरागण। जब स्वपरागण कराया तो F1 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिले। यह था मेंडल का पृथक्करण का नियम, ठीक है।
और यहां पर देखो पौधे तो लंबे थे, लेकिन यहां एक बौना पौधा भी निकल आया। इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें युग्मक शुद्ध हो रहे हैं। जो कारक यहां पर थे वो आगे वाले कारक के साथ मिल करके एक नया लक्षण दिखा रहे थे, ठीक है। ये थे मेंडल के दो नियम। किस किस उसके आधार पर, वंशागति के नियम के आधार पर, तो एक जीन की वंशागति के नियम के आधार पर थे मेंडल के दो नियम। बताइए, समझ में आया? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। एक जीन की वंशागति आप लोग यहां पे देखेंगे आपके बुक नंबर 79, ठीक है। में देखिए मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधे को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रव्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे, ठीक है, जो F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया। F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बौने थे जो F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया। क्यों कल्लू? समझ में आया ना? देखो कल्लू को भी समझ में आ गया। अगर मैं समझता हूं कल्लू और गोरे को समझ में आ गया तो तुम लोग को भी समझ में आ गया, ठीक है ना? क्योंकि कल्लू और गोरे सबसे खराब हैं पढ़ने में, है ना, और उनसे थोड़ा सा अच्छे आप हो, है ना। इनका दिमाग थोड़ा सा कम था क्योंकि बचपन में इन्होंने ना कंप्लान लेने गए थे दुकान में और दुकान वाला इनको पैरासीटामोल दे दिया, लेके चले आए ये, ठीक है, तो कंप्लान नहीं खा पाए, ठीक है। तो क्या देखा गया कि पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया अब वो प्रदर्शित हो गया, ठीक है। बौने पौधे का अनुपात कुल 25% और जबकि लंबे पौधे का अनुपात कुल 75% था, ठीक है। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे, ठीक है। कैसे थे? तो जनक के समान थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, ठीक है। अर्थात सभी या तो लंबे थे या फिर बौने थे। कैसे थे? लंबे थे या फिर बौने थे। मंझोले कद में कोई भी नहीं था, है ना। मंझोले कद मतलब मंझला वाला कोई नहीं था। या तो पौधा लंबा दिखेगा या तो बौना दिखेगा। ऐसा नहीं है कि लंबे और बौने का तुम क्रॉस करवाए तो मंझिला वाला दिख गया, है ना। बौने से थोड़ा सा ऊपर और लंबे से थोड़ा सा नीचे वाला मंझिला वाला पद दिख गया। जैसे एक किसी के 3 भाई होंगे, किसी की 3 बहनें होंगी, तो एक होगी बड़की बहन, एक होगी सबसे छोटकी बहन, एक होगी बीच वाली बहन, है ना, बीच वाली बहन। तो यहां पर बीच वाला कुछ नहीं देखा गया, या तो बड़का देखा गया या तो छोटका देखा गया, है ना। बस ये था आपकी, देखो बुक है ना, बुक में ये सारी चीजें लिखी है। विषम युग्मजी क्या होता है? देखो विषम युग्मजी, जैसे देखो समयुग्मजी मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी जब कारक, है ना, कारक जोड़े, है ना, जब युग्मक समान होते हैं कैपिटल टी तो ये समयुग्मजी है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, लंबा तो है लेकिन इसके अंदर बौने का भी गुण है। क्या है? बौने का भी गुण है। तो ये क्या है? ये विषम युग्मजी है ना, ये समझना। और एक चीज और मैं आपको कल शायद बताया हूं कि नहीं, एक चीज और मैं उसको हाईलाइट किया था कि मुझे बताना है। वंशागति अनुवांशिकी का आधार है ना। हाँ, वंशागति ये चीज नहीं, देखो बुक में है भी। वंशागति क्या होता है? वंशागति अनुवांशिकी का आधार है। इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का बेस है, ठीक है। अगर वंशागति नहीं होता तो अनुवांशिक ना होता। जीन क्या होता है? देखो मेंडल ने प्रस्तावित किया, ये सब आपके बुक में है, अब पढ़ के सुना दूं तो और ही मजा आ जाए, है ना। बताओ, मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु, क्या है भैया, कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के मध्य उत्तरोत्तर पीढ़ियों से अग्रसित होती है। भाई साहब, इतनी खतरनाक हिंदी तो कल्लू कभी जीवन में ना बोल पाए, है ना, जितनी एनसीईआरटी दे दिया। अब देखो सिंपल वाला बताता हूं। मेंडल ने वस्तु को, जो लक्षण जा रहे थे उसको कारक कहा और उसी को कारक यानी कि फैक्टर कहा, ठीक है। अब हम इसे जीन के नाम से जानते हैं। जीन की खोज जॉहन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है।
जीन यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। किसी जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा? जैसे मटर का पौधा था, उसके जीन में लिखा था कि इस मटर के पौधे का तना लंबा होगा, इस पौधे का तना छोटा होगा। ये जीन क्या है? ये जीन यही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जीन अलग हो गए फिर, ठीक है, कि जीन जोड़े में होते हैं और जब उनका युग्मक बनता है, युग्मक निर्माण के समय वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। किसी जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित रहती है, ठीक है। जैसे कैपिटल टी वाला जीन है, तो इस कैपिटल टी वाले जीन में कौन सी सूचना है वो इसके अंदर लिखी हुई है कि कैपिटल टी वाला जीन है, मतलब ये लंबा पौधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? पौधा लंबा बनाएगा, ठीक है, निहित होती है बस। विकल्पी विपरीत के संकेत जोड़े को युग्म विकल्पी एलील कहते हैं, ठीक है। अगर ये, ठीक है, असमान जोड़े हैं तो इसको एलील बोलते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। समयुग्मजी, विषम युग्मजी हो गया ये एकल संकरण, हाँ, मोनो संकरण कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस को एकल संकर संकरण कहते हैं, है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी के आपस में संकरण को ही एकल संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रभाविता का नियम और विसंयोजन नियम के नाम से भी इसे जानते हैं, पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब समझ गए यहां तक? अब मुझे लगता है आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग को ज्यादा ना हो जाए, है ना। ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी, पढ़ करके मजा आया, धुआंधार मजा आई कि नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मैं हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग बड़ी से बड़ी सफलता, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें और आप सभी लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपना नाम भी एक बड़े ओहदे तक लेकर के जाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।